नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, और आज है उसका लेक्चर नंबर 8। आज इसी लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद इस किताब में 2 चैप्टर बाकी रहेंगे, एक पर्यावरण का है और एक वैश्वीकरण का है। और इन 2 चैप्टरों के खत्म होने के बाद जो हमारा पूरी किताब है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और उसी के साथ जो हमारा पूरा सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत राजनीति की किताब में हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और ये वाली किताब भी हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 2023-24 के एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अनुसार अपना पूरा कोर्स हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, क्या है कि कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी के कट करने के बाद भी हर चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स हटाए हैं, तो प्लीज आप लोग अपने बोर्ड्स का देखिएगा कि 2023-24 के सत्र के लिए उन्होंने क्या क्या कट करा है और फिर उस हिसाब से आप पढ़ते हुए जाइएगा। जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं उनको चाहे कट कर दीजिएगा और पढ़ो तो आपकी बड़ी अच्छी मर्जी है, बहुत अच्छा है। पर गुरुजी आज पढ़ाओगे क्या? आज हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जो है भारत सुरक्षा की रणनीतियां, कि भारत की सुरक्षा की रणनीतियां क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। भारत सुरक्षा की रणनीतियां, जैसे कि मैं हर बार एक ही बात कहता हूं कि इस किताब को पढ़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य जो हमारा है, जो सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि दुनिया में जो भी घट रहा है उसको पढ़ना है, परंतु एंडिंग में जाकर के हमें उसका लिंक भारत के साथ ढूंढना है। हमने यहाँ पे सुरक्षा की बात कर ली। सुरक्षा की 2 धारणाएं, पारंपरिक धारणा जिसमें बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को देखा, फिर अपारंपरिक धारणा में जो नए स्रोत है खतरे के उनको अपन ने चेक करा। अपन ये सब कुछ पढ़ लिया, बिल्कुल बड़े विस्तार से विस्तृत तरीके से अपन ने पढ़ लिया। पर अब भारत कौन से खतरे से जूझ रहा है और भारत उन खतरों से निपटने के लिए कौन कौन सी तैयारियां करके बैठा है, क्या क्या भारत की रणनीति है, भारत की क्या स्ट्रेटेजी है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि भाई भारत की सुरक्षा को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर करके क्या रणनीति है। आप सुरक्षा का अर्थ लेकर करके सुरक्षा की धारणा तक सब कुछ जान चुके हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि हम जिस देश में रहते हैं, हम प्यारे भारत में रहते हैं, हमारे प्यारे भारत की सरकार की रणनीति क्या है सुरक्षा को लेकर करके। तो आइए देखते हैं। भारत को पारंपरिक सैन्य और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है। ये खतरे सीमा के अंदर से भी उभरे हैं और बाहर से भी उभरे हैं। अब देखो, भारत ने दोनों प्रकार की जो धारणा है कि खतरे पड़े अपन है, पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा, दोनों के प्रकार के खतरों से भारत जूझ रहा है। पारंपरिक में अगर हम देखें तो पारंपरिक में मैं ये कहूं कि बाहरी सुरक्षा की अगर मैं चर्चा करता हूं, मतलब बाहर से कहीं खतरा है, तो उसमें आप देखिए कि भारत के साथ वॉर जो हुई है, युद्ध हो चुके हैं। कितने युद्ध हो चुके हैं? पाकिस्तान के साथ हमारे 4 युद्ध हो चुके हैं। 1947-48 में हुआ, 65 में हुआ, उसका 73 में हुआ, 99 में हुआ। 4 पाकिस्तान के साथ और 1962 में चीन के साथ। मतलब टोटल अभी तक हमारे 5 युद्ध हो चुके हैं। मतलब बाहरी सुरक्षा में हम देखें तो मतलब बाहरी जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों से थोड़ा खतरा रहा है, हमारे सुरक्षा को खतरा रहा है, सिक्योरिटी को थोड़ा खतरा रहा है। इसमें आंतरिक में अगर हम देखेंगे, अगर इंटरनल हम लोग देखें तो इंटरनल में वैसे तो कोई गृह युद्ध वाली भावना तो कहीं देखने को नहीं मिली है, पर जैसे आपने उस किताब में पढ़ा है, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, इन इलाकों में अलगाववाद वाले मूवमेंट उठे हैं। पंजाब देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का मुद्दा था जब आर्टिकल 370 था, अनुच्छेद 370 था, तो यहाँ पे अलगाववाद वाला जो है सेपरेटिस्ट जो आंदोलन है, मूवमेंट है, वो चले थे, ये था। इसके अलावा अपारंपरिक खतरों की अगर हम बात करें, जिसमें अपारंपरिक खतरों में देखिए कि महामारियों से जूझा है भारत, तो कोई सी भी दोनों जो धारणा है, चाहे वो पारंपरिक हो चाहे वो अपारंपरिक हो, ट्रेडिशनल नोशन हो और चाहे नॉन ट्रेडिशनल नोशन हो, दोनों प्रकार के खतरों का सामना भारत ने करा है। और ये खतरे कभी सीमा के अंदर से भी उभरे हैं, सीमा के अंदर मतलब हमारी बाउंड्रीज के अंदर से भी उभरे हैं, और कभी कभार ये बाहर से भी उभरे हैं, मतलब कभी कभार बाहर से भी हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ा और कभी कभार अंदर से भी सामना करना पड़ा है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया है। भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं और अलग अलग वक्त में इन्हीं घटकों के हेर फेर से सुरक्षा की रणनीति बनाई गई है। मतलब जब भी भारत की सुरक्षा नीति बनती है, जब भी भारत की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनती है कि साहब भारत को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है, भारत के नागरिकों को, भारत के लोगों को किस प्रकार से सुरक्षा का भाव दिया जा सकता है, उसके लिए हमेशा भारत सरकार जब सुरक्षा नीति बनाती है, सिक्योरिटी पॉलिसी बनाती है, तो उस पॉलिसी के 4 बड़े घटक हैं। घटक का मतलब क्या होता है? कॉम्पोनेंट्स, मतलब उन सब
सबसे मिलकर करके वो चीज बनती है। तो हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी इन 4 इंपॉर्टेंट चीजों से मिलकर के बनती है और समय समय पर जब जो चीज स्थितियों पर निर्भर करती है उस स्थितियों के हिसाब से भारत सरकार इन 4 घटकों में हेरफेर करके हमारे लिए सुरक्षा की रणनीति बनाती है, सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाती है। यह हमारा प्यारा तिरंगा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो 4 घटक है, जो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी के, ये कौन कौन से हैं? तो अपन बात कर रहे हैं इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी के कंपोनेंट, इंडियाज सिक्योरिटी पॉलिसी कंपोनेंट, जो घटक है उसके उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। भारत की सुरक्षा नीति के घटक, ठीक है। तो भारत की जो सुरक्षा नीति है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसके 4 इंपॉर्टेंट घटक कौन कौन से हैं? सबसे पहला अगर कोई घटक है तो हमने ये देखा है कि भारत को पारंपरिक मतलब सैन्य खतरों का भी डर रहा है और अपारंपरिक का भी रहा है। जब भारी सेना से खतरा रहता है, कोई सैन्य हमले का डर रहता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें हमारी सैन्य क्षमता को बढ़ाना होगा। तो पहला घटक क्या है? सैन्य क्षमता को बढ़ाना, सैन्य क्षमता को बढ़ाना। सैन्य क्षमता को बढ़ाना मतलब यहाँ पर हमारी जो तीनों फोर्सेस हैं, आर्मी हो गई, मिलिट्री हो गई, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, मतलब जो थल पे जो जमीन पर लड़ती है आर्मी, जो जल में लड़ती है नेवी और जो हवा में लड़ती है वो एयरफोर्स, तीनों को मजबूत बनाना है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर की संख्या होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक हथियार उन लोगों के पास होने चाहिए। सैन्य रूप से हमें बिल्कुल ताकतवर यहाँ पर बनना है। तो पहला, सैन्य क्षमता को बढ़ावा देना। दूसरा, हमेशा भारत सरकार की कोशिश रहती है कि शांति और सहयोग बना रहे पूरे विश्व में। पूरे विश्व में शांति और सहयोग बना रहना चाहिए, शांति सहयोग बना रहे, किसी प्रकार का युद्ध झगड़ा ना हो, और ये शांति सहयोग बनाने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। और दूसरा जो यहाँ पे बड़ा पॉइंट भारत सरकार ने लिखा है वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बढ़ावा देना और उनकी संधियों को अमल करना एवं संधियों को मानना। तो जो भी एग्रीमेंट वहां पर होते हैं उन एग्रीमेंट को फॉलो करना। तो पहला, सैन्य क्षमता को बढ़ावा देना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संधियों को मानना। तीसरा है आंतरिक सुरक्षा समस्या को सोल्व करना, उसका समाधान ढूंढना या उससे निपटने का जो काम करना है वो करना है। और फोर्थ जो है भारत की सुरक्षा नीति में, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना। मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना, इकोनॉमिक रूप से भारत को मजबूत बनाना। ये 4 भारत की मुख्य सुरक्षा नीति के घटक है। मतलब इन 4 से मिलकर के हमारी सुरक्षा नीति, हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो बनती है। एक, सैन्य क्षमता को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संधियों को मानना, आंतरिक सुरक्षा समस्या जो है उसका समाधान निकालना और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना। अब हम इन चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सैन्य क्षमता को बढ़ावा देना। सैन्य क्षमता को मजबूत करना या उसको बढ़ावा देना। सैन्य क्षमता को मजबूत करना कि जो हमारी सेना की क्षमता है उसको मजबूत करना। सुरक्षा नीति का पहला घटक रहा है सैन्य क्षमता को मजबूत करना, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों से हमले होते रहे हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश है वो ठीक नहीं है, ठीक है, और भारत पर हमेशा पड़ोसी देशों ने हमला करता रहा है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान से 4 बार लड़ाइयाँ हुई हैं। तब 1947, उसके बाद 1965, 1971 और 1999। इन चारों लड़ाइयों में पाकिस्तान की बहुत बुरी तरीके से हार हुई है, ठीक है। पहले से ही हार होना शुरू हो गई, फिर भी पाकिस्तान नहीं मान रहा है, और नहीं मान रहा था तब उसने बांग्लादेश भी गंवा दिया, ठीक है। तो 4 बार बुरी तरीके से पाकिस्तान हार चुका है, पर ऐसा पड़ोसी देश है जिस पर भरोसा नहीं कर सकते, तो इसलिए सैन्य शक्ति को मजबूत करना यह जरूरी है। और इसके अलावा एक युद्ध हुआ है चाइना के साथ 1962 में। तो पड़ोसी देशों को देखते हुए भारत को अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना बड़ा जरूरी है। सुरक्षा नीति में सबसे पहला इंपॉर्टेंट घटक सरकार यही मानती है कि सैन्य सुरक्षा हमारी मजबूत होनी चाहिए। पाकिस्तान ने 1947-48, ये 1947-48 का जो युद्ध हुआ, ये 1947-48 का युद्ध क्यों है? कश्मीर के मुद्दे को लेकर के हुआ था। 1965
1971, 1999 और चीन ने सन 1962 में भारत पर हमला किया। तो 4 बार पाकिस्तान की तरफ से अटैक है और एक तरफ जो है चाइना की तरफ से। ये जो पांचों के बारे में है ना, पांचों के बारे में हम स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब के बारे में बड़े विस्तार से और विस्तृत तरीके से पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ ज्यादा डिटेल में जाकर के डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन से युद्ध कब हुआ, उसके क्या कारण थे, कैसे हुआ, ये सब। 47-48 का भी युद्ध मैंने आपको वहां पढ़ा है, 65 का भी पढ़ा है, 71 का भी पढ़ा है, 99 का भी कारगिल युद्ध है जो बॉक्स में था वो पढ़ा है मैंने। 47-48 वाला तो आप जब कश्मीर वाला क्षेत्रीय आकांक्षा वाला मुद्दा पढ़ रहे थे तब पढ़ाया होगा। 1965 वाला मैंने आपको शास्त्री जी का टाइम में जब हरित क्रांति पढ़ाई थी, ठीक है, जय जवान जय किसान, तब पढ़ाया था। 71 इंदिरा गांधी जी के दौर वाला पढ़ा है, 99 में पढ़ा है। तो ये सारे जो युद्ध हैं सब अपने पढ़ रखे हैं। ये भारतीय आर्मी की तस्वीर। दक्षिण एशिया इलाके में भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश है। दक्षिण एशिया की जब हम लोग बात करते हैं, साउथ एशिया की जब हम लोग बात करते हैं, उस साउथ एशिया में भारत चारों तरफ से परमाणु हथियारों से लैस देश है, मतलब उसके पास परमाणु हथियार है। अब पड़ोसी देशों में इस दक्षिण एशिया में देखें तो परमाणु हथियार किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। टोटल अभी तक अगर देखें परमाणु हथियारों की हम बात करें, किस किस के पास है? एक तो हम कहते हैं यूएसए के पास, अमेरिका के पास, दूसरा रशिया के पास, तीसरा यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के पास, फोर्थ फ्रांस के पास, फिफ्थ चाइना के पास। ये 5 तो जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं उनके पास तो है। सिक्स्थ पर इंडिया के पास है, 7th पाकिस्तान, 8th इजराइल, इजराइल भी भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, और 9th नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया। इन 9 देशों के पास आज के समय में परमाणु हथियार है, ठीक है। तो दक्षिण एशिया में अगर देखें तो परमाणु हथियार 2 ही देशों के पास है, भारत के पास और पाकिस्तान के पास। चाइना को हम दक्षिण एशिया में काउंट नहीं करते हैं, और ये आपको पता है कौन कौन से देशों को काउंट करते हैं, क्योंकि पूरा समकालीन दक्षिण एशिया का चैप्टर आपने पढ़ा है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के बारे में आपने पढ़ा है। ऐसे में भारत के परमाणु परीक्षण करने के फैसले 1998 को उचित ठहराते हुए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था। भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। देखिए, भारत ने परमाणु परीक्षण करना कब? 1998 में करा था। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया था, सफल परमाणु परीक्षण कर लिया था। उससे पहले अगर हम बात करें 1968 में एनपीटी की ट्रीटी जो हो रही थी कि भैया परमाणु अप्रसार संधि है कि परमाणु को इन 5 देशों के अलावा कोई नहीं बनाएगा। 1967 तक जिसने बना लिया उसके बाद अब कोई नहीं बनाएगा। उस संधि पे भारत सरकार ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि ये संधि भेदभावपूर्ण है, क्योंकि ये 5 देश अब दुनिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब अब हमारे अलावा कोई भी नहीं बनाएगा। अगर ये 5 देश अपने परमाणु हथियारों को नष्ट कर दे, खत्म कर दे, तो हम संधि पर साइन करने वाला पहला देश बनेगा। परंतु ये खत्म नहीं करना चाहते और इन परमाणु हथियारों के दम पर पूरी दुनिया पर राज करेंगे, ये दबाएंगे। तो इसलिए भारत ने कभी भी एनपीटी पर साइन नहीं करा। 1974 में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण भारत ने किया था, और फाइनली 1998 में भारत का जो परमाणु परीक्षण रहा वो सफल परमाणु परीक्षण रहा। और कहा जाता है कि अमेरिका ने अपनी मिसाइलें तक, अपना जो सैटेलाइट है, सॉरी मिसाइल नहीं, सैटेलाइट तक छोड़ी थी कि भारत क्या कर रहा है वहां पर, परंतु वो सब कुछ फेल हो गया। और भारत के महान वैज्ञानिकों ने, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी नाम आता है, उन्होंने एक बड़ा इतिहास रच करके दिखाया और सफल परमाणु परीक्षण कर करके दिखाया। अब 1998 में जब ये परमाणु परीक्षण हुआ, सरकार में प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और वैज्ञानिकों में बड़े डॉक्टर कलाम थे। तो दोनों का यही कहना था कि भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया है वो किसी देश पर अटैक करने के लिए नहीं है, किसी देश को दबाने के लिए नहीं है। ये परमाणु परीक्षण खुद की सुरक्षा के लिए है, खुद की सिक्योरिटी के लिए है। और उस समय से लेकर करके आज तक हमेशा से जितनी भी सरकारें आई हो हमारे देश में, सबने एक ही बात बोली है कि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रहेगी, हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रहेगी। मतलब पहले आगे से चल कर करके हम कभी भी परमाणु का हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे। पर कोई दूसरा देश हमें धमकी देगा, वो हमसे युद्ध में कुछ ज्यादा ही अपना दिमाग लगाने की कोशिश करेगा, अपने हथियारों का जोर दिखाएगा, तो फिर हम प्रयोग करेंगे। पर पहले आगे चल करके हम ना तो कभी युद्ध करते हैं और ना करेंगे, और ना हम परमाणु का परीक्षण करेंगे। हमने खुद की सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए हमने ये बना करके रखे हैं, बाकी हमें किसी को डराना दबाना नहीं है। दूसरा, पहला
अपनी जो है सैन्य क्षमता को बढ़ाना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय कायदों का मतलब क्या, जो इंटरनेशनल जो कानून है, जो इंटरनेशनल नियम है, जो संधियां हो रखी है उनको मजबूत करना। और जो संस्थाएं बन रखी है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, उसके अलावा आप जो भी IMF की बात कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व बैंक हो गया, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो राष्ट्रों से मिलकर के जो संगठन बने हुए हैं, उन संस्थाओं को मजबूत बनाना है और उन संस्थाओं के कायदे कानून के अनुसार भारत चलना चाहता है। भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक है अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। मतलब अपने सुरक्षा हितों को बचाए रखने के लिए कि भाई हमारे सुरक्षा के जो हित है उनको बचाए रखने के हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कायदे और संस्थाओं को मजबूत करना, उनको मानना, उनको फॉलो करना। आप ये चीज भी देखिए कि यहाँ पे सभी जो सरकारें हैं, एक तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की बात करती है, एक हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सभी बातों को हर भारत की सरकार ने स्वीकार करा है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, जैसे अभी मैंने आपको न्यूक्लियर में बताया, न्यूक्लियर में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। इसके अलावा सरकार ने कह रखा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके कानून कायदों को मानेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, आपने पढ़ा भी होगा कक्षा 11 में, आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंटरनेशनल पीस के लिए कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनाने का काम भारत की सरकारें करेंगी, बातचीत से सरकारें काम करेगी, युद्ध से नहीं। तो मतलब हमारा जो देश का संविधान है वो भी मतलब शांति को प्रमोट करता है, वो लड़ाई झगड़े को प्रमोट नहीं करता है। तो अपने सुरक्षा हितों के लिए हमेशा भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय कायदों को मानेगी और उन संस्थाओं को मजबूत करेगी। ये एक मीटिंग है जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एशियाई एकता, तो अब आपने पढ़ रखा है एफ्रो एशियन यूनिटी के बारे में, उपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन और निरस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की है। तो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी क्या है, एशियाई एकता की, एशिया की एकता होनी चाहिए, एफ्रो एशियन यूनिटी पर जोर दिया था, क्योंकि एशिया और अफ्रीका के ही देश ऐसे थे जिनका यूरोप के देशों ने शोषण करा था और वहां के सभी संसाधनों को खत्म कर दिया था। इसीलिए जो नेम बना, गुटनिरपेक्षता आंदोलन बना था, वो भी क्या है, ऐसे देशों के लिए ही बना था कि वापस उन पर कोई ये शक्तियां राज ना कर ले। हमेशा भारत की सरकार ने उपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन के लिए काम करा कि जिन भी देशों को यूरोप के देशों ने गुलाम बना रखा है उनको आजाद कराने के लिए बड़े प्रयास कर रहे हैं। और निरस्त्रीकरण मतलब हथियारों का प्रयोग ना हो, इन प्रयासों की हमेशा हिमायत करी है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी ने। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच बनाने पर जोर दिया है। मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हो, किसी भी देशों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष हो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को, संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा संगठन है जिसमें ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के सभी देश जुड़े हुए हैं। तो बोले इसको अंतिम पंच, अंतिम पंच का मतलब जैसे आप देखते हैं ना, जो गांव में होता है तो गांव में क्या होता है, सरपंच होता है, तो वो फाइनल, हाँ भाई इसका सरपंच का डिसीजन फाइनल है। तो उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनको एक अंतिम पंच बनाया जाए, ये जो डिसीजन दे उसी को सबको मानना चाहिए। मतलब ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जी के दौर से ही हमने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने की ही बात करी है। भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की पहलकदमी की है, जिसमें हर देश को सामूहिक संहार के हथियारों, परमाणु, जैविक, रासायनिक से संबंध बराबर के अधिकार और दायित्व हो। देखो अब भारत ने हथियारों के अप्रसार, अप्रसार का मतलब क्या होता है, जिसको आपको हथियारों को नहीं फैलाना, मतलब आपकी जितनी हथियारों की संख्या उतनी ठीक है, आपको ज्यादा संख्या नहीं बढ़ानी है। भारत ने हमेशा एक सार्वभौम मतलब यूनिवर्सल, जो सब पर एप्लीकेबल हो और बिना भेदभाव वाली नीति की हमेशा तरफदारी करी है। भारत हमेशा कहता है कि हथियारों का अप्रसार होना चाहिए, हथियारों पर लिमिट लगनी चाहिए, पर वो सबके लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ आप देशों पर बोल दो और कुछ पे नहीं है, और बिना भेदभाव के लिए सब पर एप्लीकेबल हो, किसी एक पर ना हो। जैसे अब एनपीटी था 1968 में, वो क्या था, वो तो भेदभावपूर्ण वाली बात थी कि हम तो ताकतवर हो जाए और तुम सब कमजोर रहो, हम ही परमाणु हथियार बना के बैठेंगे 5। तो भेदभाव के बिना वाली जो नीतियां है हमेशा भारत सरकार ने उनकी पहलकदमी करी है, मतलब शुरुआत भारत ने करी है और कहा है
कि जिसमें ऐसे हथियार जिनमें सामूहिक संहार हो, मतलब काफी लोगों को एक साथ मार दिया जाए, जैसे परमाणु हथियार हो गए, जैविक हथियार हो गए, रासायनिक हथियार हो गए, इन सब पर बराबर का तो अधिकार हो सबका और बराबर के ही दायित्व हो, मतलब सबके पास हो तो सबके पास हो और नहीं हो तो किसी के पास ही नहीं होने चाहिए, और सबके इनसे जुड़े हुए कुछ दायित्व, कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए। भारत ने नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई और सबसे बड़ी बात यह कि दो महाशक्तियों की खेमेबाजी से अलग उसने गुटनिरपेक्षता के रूप में विश्व शांति का तीसरा विकल्प सामने रखा। अब याद करिएगा, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इसी किताब का चैप्टर नंबर 1 कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का दौर, वो चैप्टर 2023-24 के लिए एनसीईआरटी से कट चुका है मेरे प्यारे बच्चों, बट उसके बावजूद भी मैंने वन शॉट दिया। आप देखेगा ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, क्या कहेंगे हम इसको, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इसको कहा जाता है। और ये जो न्यू है इसमें क्या बात हुई थी, इसमें ये बात हुई थी, यहां G77 बना था, ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज, ये आपने कक्षा 10 के इतिहास में पढ़ा है। G77 इन विकासशील देशों ने ये मांग उठाई थी कि साहब ये जो अब आर्थिक व्यवस्थाएं चल रही है इनमें सुधार करा जाए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जो यूरोप के देश है, जो विकसित देश है, अभी भी एशिया और अफ्रीका के देशों के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां इनकी कंपनियां जा रही है, इन संसाधनों का इस्तेमाल करती है, उनको दोहन करती है, खराब करती है, और हमें उसका कोई बढ़िया फायदा भी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कही गई है, विकसित देश टेक्नोलॉजी के मामले में, तकनीक के मामले में हम जैसे विकासशील देशों की मदद करें, सहायता करें। इसके अलावा तीसरी बात कही गई कि ये विकसित देश अपने मार्केट को खोले, वहां पर हम भी अपने सामान बेच सके। ये तो अपने सामान बेच जाते हैं पर हमें अपने सामान नहीं बेचने देते। इस प्रकार की मांगे करी गई थी। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग भारत ने वहां पर उठाई थी कि साहब इन व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए, परंतु ज्यादा लंबे समय तक ये ऑर्डर नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि मेन कारण ये था कि विकसित देशों ने एक ही रट पकड़ रखी थी, नहीं साहब हमारी व्यवस्था ही सही रहनी चाहिए। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, जब पूरा शीत युद्ध चल रहा था, पूरे शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों का जो खेमा था, पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन, दोनों के खेमों से बचकर करके भारत ने गुट निरपेक्षता का रास्ता अपनाया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भारत ने अपनाया। और जो विश्व शांति के लिए, मतलब दोनों गुटों में से किसी गुट में जुड़ने का मतलब है आप युद्ध को सपोर्ट करते हो कि हाँ साहब मैं अमेरिका के साथ हूं, हम रशिया को, यूएसएसआर को छोड़ेंगे नहीं, हम सोवियत संघ के साथ है, हम अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं, आप युद्ध को समर्थन करते हो। पर भारत ने गुट निरपेक्षता का जो है शुरुआत करी और उसमें पूरे विश्व को विश्व शांति का तीसरा विकल्प दिया कि साहब हमारे साथ आइए और विश्व शांति को आगे बढ़ाइए। भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 के 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करे। क्योटो कहां पर है? क्योटो जापान में है। तो क्योटो प्रोटोकॉल हस्ताक्षर हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों हुआ था बेटा? वैश्विक तापवृद्धि को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग आप समझते हैं ना, हमारी पृथ्वी का गर्म होना, टेम्परेचर, तापमान बढ़ना। ये क्यों बढ़ता है? जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, जैसे CO2 हो गया, मीथेन हो गया, ऐसी गैसेस के बढ़ने के कारण होती है। तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हस्ताक्षर हुआ था, उसमें 160 देशों ने हस्ताक्षर किए जिसमें से भारत भी था। मतलब भारत ने वैश्विक तापवृद्धि को रोकने के लिए अपनी भूमिका निभाई है। यह वैश्विक तापवृद्धि खतरों के अन्य स्रोत में है कि भैया वैश्विक तापवृद्धि बढ़ेगी तो समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ेगी और मालदीव जैसे जो देश है वो पूरे पानी में डूब जाएंगे। तो भारत ने वैश्विक तापवृद्धि को रोकने के लिए एक बड़ी भूमिका यहां पर निभाई है। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक तापवृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक तापवृद्धि, पूरे ग्लोबल में जो वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, उस पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन हो रहा है, मतलब ग्रीन हाउस गैसें ज्यादा से ज्यादा इस पृथ्वी से निकल करके जा रही है, उसको कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए थे क्योटो प्रोटोकॉल में, और उनको भारत सरकार ने उस पर साइन करा है और उनको माना है भारत सरकार ने। सहयोग मूलक सुरक्षा की पहलकदमियों के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के मिशनों में भेजी है। और सहयोग मूलक सुरक्षा का जो हमने टॉपिक पढ़ा था, और सहयोग मूलक सुरक्षा में यह था कि पूरे विश्व को एक दूसरे का सुरक्षा सहयोग करना चाहिए। ऐसे पहलकदमियों में हमेशा भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के जहां शांति मिशन है, पीस मिशन है कि शांति के लिए सेनाएं भेजी जा रही है, वहां पर हमेशा भारत ने अपनी सेना भेजी है। अब 2 हो गए हमारे, तीसरे पर आ जाते, अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी।
भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। अब ये जो दोनों बातें अभी ऊपर पड़ी वो बाहरी जो खतरा था उससे बचने के लिए थी। अब अंदरूनी की बात करें तो अंदरूनी जो सुरक्षा समस्या उससे निपटने के लिए भारत का तीसरा सुरक्षा का घटक है। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर जैसे क्षेत्रों से कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने की कोशिश करी है। तो नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर, इन चारों क्षेत्रों के बारे में आप क्षेत्रीय आकांक्षाओं का जो चैप्टर था भारत स्वतंत्र भारत की राजनीति उसमें पढ़ चुके हैं बच्चों, अच्छे से पढ़ चुके हैं। कौन से आंदोलन हुए, उस आंदोलन के बाद सरकार ने क्या करा, क्या निष्कर्ष निकला, सब कुछ आप बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपको पता है इन चारों क्षेत्रों में कुछ उग्रवादी समूहों ने अलगाववादी आंदोलन यहां पर चलाए और भारत से इन प्रांतों को, इन राज्यों को अलग कराने का काम किया है। भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है। भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए, मतलब अभी ये चारों जगह हमने देखा कि जो उग्रवादी आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों को शांत कराने के लिए भारत सरकार ने लोकतांत्रिक रास्ते अपनाए। किसी प्रकार का ऐसा नहीं, हिंसा नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत कर करके, संधि कर करके वहां के लोगों के साथ, और फिर उन व्यवस्था को शांतिपूर्ण तरीके से रखा है। राष्ट्रीय एकता बनाए रखी है भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक रास्ते को अपनाते हुए। यह व्यवस्था विभिन्न समुदायों और जन समूहों को अपनी शिकायतों को खुलकर रखने और सत्ता में भागीदारी करने का मौका देती है। ये जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक राजनीति की जो व्यवस्था है, विभिन्न समुदायों, अलग अलग समुदायों को, जन समूहों को जो अपनी शिकायत होती है उनको खुलकर रखने और सत्ता में भागीदारी करने का मौका देती है। तो लोकतांत्रिक जो राजनीति है, लोकतांत्रिक राजनीति क्या है, हर व्यक्ति को, हर वर्ग को अपनी बात रखने का पूरा मौका देती है, सरकार से पक्ष विपक्ष में बोलने का पूरा मौका देती है। और लोकतंत्र में कहीं ना कहीं शिकायतें होना, ये क्या है, लोकतंत्र की एक खूबी है, अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में ही बोलने की आजादी होती है, बाकी राजतंत्र, तानाशाही, सैन्य शासनों में तो नहीं होती है। अब हम लास्ट जो घटक है हमारा, अर्थव्यवस्था को विकसित। आखिर में एक बात यह है कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के प्रयास किए गए हैं कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले तथा नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज्यादा न हो। यह प्रयास ज्यादा सफल नहीं हुए। अब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से विकसित, मजबूत करने का काम करा है कि जिससे भारत में जितने भी गरीब लोग हैं उनको उन गरीबी से निजात मिले, गरीबी से उनको आजादी मिले, उनके पास इतने संसाधन हो कि उनका जो जीवन यापन है वो बेहतर तरीके से चले, आर्थिक असमानता ज्यादा ना हो। मतलब देखो, आर्थिक असमानता पूरी तरीके से तो खत्म नहीं कर सकते कि भैया हम एक व्यक्ति करोड़ों कमा रहा है और हम ये भी बोले वो भी करोड़ कमाए, मैं 100 रुपए कमा रहा हूं वो भी 100 कमाए, वो भी 100 कमाए, ये होती है आर्थिक समानता। तो ये तो कभी हो नहीं सकता। पर इस आर्थिक समानता की, असमानता की खाई को कम करना है। मतलब एक व्यक्ति के पास खाने को 56 भोग है और एक के पास दिन के 2 वक्त के खाने तक का खाना नहीं है, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। मतलब हर व्यक्ति 1000 कमा रहा है, ये कम से कम 600-700 तो कमाए। तो मतलब इतना हो कि उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो तो पूरी हो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो उसको मिले। इन चीजों में भारत थोड़ा सा सफल नहीं हुआ है। अभी भी हमारे देश में गरीब है और असमानताएं मौजूद है। फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति से ऐसे अवसर उपलब्ध हैं कि गरीब और वंचित नागरिक अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो लोकतांत्रिक जो राजनीति है उससे गरीबों को यह भी अवसर मिलता है कि वो अपनी बात रख सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित सरकार के ऊपर दबाव होता है कि वह आर्थिक समृद्धि को मानवीय विकास का सहगामी बनाए। तो लोकतांत्रिक रीति से जो निर्वाचित सरकारें होती है, जिनको लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है, उन सरकारों पे दबाव होता है कि वो आर्थिक समृद्धि तो करे ही, इकोनॉमिक ग्रोथ तो करे ही, पर उसमें मानवीय विकास का सहगामी बनाए। मतलब मानवीय विकास के साथ साथ वो क्या करती जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ करती जाए। तो यहाँ पे लोकतंत्र इस बात का भी समाधान है कि आपकी आर्थिक समस्याएं भी दूर होंगी। इस प्रकार लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक आदर्श नहीं, लोकतांत्रिक शासन जनता को ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का साधन भी है। तो लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक आदर्श नहीं है, लोकतंत्र लोगों को ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का एक साधन भी है। मतलब लोग लोकतंत्र में अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, एक अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर और आज का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको बच्चों कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कराते रहे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा टेलीग्राम चैनल का, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सभी नवीन जानकारियाँ मिलती रहे। और मैं, मनीष सर, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।